हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि गर्ग आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस में। फ्रेंड्स, टुडे वी शैल डिस्कस अबाउट द थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। आज का जो सिद्धांत है वह गिलफर्ड के द्वारा दिया गया। गिलफर्ड ने इसे त्रिआयामी सिद्धांत का नाम दिया। त्रिआयाम से मतलब है कि इसके 3 डायमेंशन हैं। उन तीनों डायमेंशनों के आधार पर इन्होंने बुद्धि की संकल्पना, उसका कॉन्सेप्ट हमारे सामने रखा था। गिलफर्ड ने ये जो सिद्धांत है ये 1967 में दिया। कब दिया? 1967 में। और अपनी इस थ्योरी को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने एक बॉक्स के आकार का मॉडल प्रेजेंट किया। इसके साथ इनके जो सहयोगी थे उन्होंने एक कारक विश्लेषण तकनीक फैक्टर एनालिसिस टेक्निक का प्रयोग किया। फैक्टर एनालिसिस टेक्निक इज ऑल्सो यूज्ड बाय थर्स्टन इज इन PMA, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में जब थर्स्टन के हमने थ्योरी पढ़ी थी उसमें भी इन्होंने कारक विश्लेषण तकनीकी का प्रयोग किया था। इन्होंने कहा, गिलफर्ड ने, किसने कहा? गिलफर्ड ने, कि हमारी किसी भी मानसिक क्रिया या बौद्धिक कार्य के 3 आधारभूत आयाम होते हैं। मानसिक क्रिया, जो भी हम मेंटल ऑपरेशन कर रहे हो, जो भी हम मेंटली कोई वर्क कर रहे होते हैं, उसके 3 बेसिक डायमेंशंस होते हैं। 3 डायमेंशंस ये कौन से होते हैं, जरा आप इन पर ध्यान देंगे। ठीक है, इन्होंने कहा था ये जो पहला डायमेंशन है वो उसका कंटेंट होता है, अर्थात वो सामग्री जिसे कि हम यूज़ करेंगे, किसके लिए? अपने कार्य को करने के लिए। ठीक है, इसलिए इन्होंने सबसे पहला जो अपना डायमेंशन रखा वो कंटेंट, जिसे विषय वस्तु या सूचना सामग्री के नाम से भी जाना जाता है, प्रयोग किया। इसको आपको सीक्वेंस से याद रखना है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंटेंट की, देन सेकंड ही यूज्ड ऑपरेशन, जिसे हम संक्रिया भी बोलते हैं। ऑपरेशन यानी कि जो कंटेंट हमने लिया उसके संग हमें कोई एक्टिविटी करनी है, कोई क्रिया करनी है, कोई ऑपरेशन करना है। ठीक है, और एट लास्ट हमारे पास क्या निकल कर आता है? व्हेन वी वर्क ऑन एनी कंटेंट, हमारे पास निकल कर आता है प्रोडक्ट। तो इनका जो थर्ड डायमेंशन था दैट वाज प्रोडक्ट या उत्पाद। इस तरह से इन्होंने अपने इन डायमेंशंस में कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट 3 शब्दों का प्रयोग किया। और इसके आधार पर इन्होंने जो बॉक्स था, अभी मैंने बताया था, एक बॉक्स के आधार का मॉडल यूज़ किया था, जिसे इंटेलेक्ट स्ट्रक्चर मॉडल का नाम भी दिया जाता है। इंटेलेक्ट स्ट्रक्चर मॉडल या स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट और 3 डायमेंशन, ऑल द नेम ऑफ दिस थ्योरी। किसी भी नाम से हम इस थ्योरी को पूछ सकते, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान रखना है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट या इंटेलेक्ट स्ट्रक्चर मॉडल या 3 डायमेंशनल मॉडल आर सेम। ठीक है, दिस इज गिवन बाय जॉय पॉल गिलफर्ड इन 1967। अब आगे बात करते हैं, ये जो कंटेंट है, ऑपरेशन है और प्रोडक्ट है, इसको भी इसमें इन्होंने कुछ वर्ग बनाए थे, कुछ स्क्वायर्स बनाए थे, जिसे इन्होंने 4 into 5 into 6। आपको लर्न करना भी आसान रहेगा क्योंकि आपको ये इसी सीक्वेंस में लर्न करना है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, डोंट फॉरगेट द सीक्वेंस। कंटेंट, ऑपरेशन एंड प्रोडक्ट 4, 5, 6। इट मीन्स टू से कंटेंट को इन्होंने 4 वर्ग दिए थे, 4 स्क्वायर्स दिए थे। इसके बाद इन्होंने ऑपरेशन को 5 और प्रोडक्ट को 6 स्क्वायर्स दिए थे। इस तरह से इन्होंने लगभग कहा कि एक जो बॉक्स बनाया था उसमें इन जब स्क्वायर्स को हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 120 सेल्स बन जाते हैं। और इन्होंने कहा था ये जो 120 सेल्स हैं, प्रत्येक कोश में, प्रत्येक सेल में एक योग्यता होती है। ठीक है, उस योग्यता का, यानी कि वो जो योग्यता है उसका प्रत्येक का कारक जो उसकी वो है, उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था। इस तरह से
इन तीनों डायमेंशन को इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। क्वेश्चन बनता है गिलफर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत में कितने सेल हैं, तो ध्यान रखना है 120 जब इन्होंने स्टार्टिंग किया था, लेकिन धीरे धीरे इनकी इस थ्योरी पर इनके सहयोगियों ने और उनके स्टूडेंट्स ने काफ़ी वर्क किया और आगे चल के कहा कि जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, वो 150 सेलों से बनी है। आगे चलकर फिर जब इस पर और ज़्यादा रिसर्च हुई तो आज की डेट में ये मान के चलते हैं कि जो बुद्धि है इंटेलेक्चुअल मॉडल में 180 सेल्स का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा गिलफर्ड के समय में 120 सेल्स थे, लेकिन एट प्रेजेंट 180 सेल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं, जो हमारा कंटेंट है उसको हम ये कह सकते हैं, हम इनपुट कर सकते हैं, ऑपरेशन यानी कि प्रोसेस, और प्रोडक्ट इट मीन्स आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, क्योंकि इनपुट में हम कोई अपना कंटेंट रखते हैं, प्रोसेस में हम कोई एक्टिविटी करते हैं यानी कि ऑपरेशन करते हैं, और प्रोडक्ट यानी कि हमारे पास आउटपुट कुछ निकल कर आता है। टू रिमेंबर इट वी कैन लर्न टू दीज टर्म्स इन इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। आगे बात करते हैं, अब ये एक्सप्लेन करते हैं इन सारे टर्म्स को। सबसे पहले हम कंटेंट की बात करते हैं। तो कंटेंट, सीधी सी बात है, फिर से रिपीट हो रहा है, कंटेंट के अंदर इन्होंने 4 टाइप्स के कंटेंट बताए थे। इन्होंने इस कंटेंट को 4 टाइप्स में डिवाइड किया था। कंटेंट अर्थात जिसके आधार पर कोई भी ऑपरेशन किया जाता है, और ऑपरेशन करने के बाद क्या होता है, हमारे पास कुछ आउटपुट, कुछ रिजल्ट या कुछ प्रोडक्ट निकल कर आता है। तो कंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं, नंबर 1 इज अ फिगरल। फिगरल अर्थात जिसको हम फिगर के रूप में देखते हैं, जिसको हम आकृति के रूप में देखते हैं। जब हम किसी रूप को देखते हैं, किसी को आकार को देखते हैं और उसे देखकर समझने का और उसे पहचानने का प्रयास करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिगरल। सेकेंड इज सिंबॉलिक। सिंबॉलिक अर्थात प्रतीक। जब व्यक्ति विभिन्न प्रतीकों को समझकर उनका उपयोग करना सीख जाता है। सिंबल्स दिखाई दिए, मान लीजिए हमें पेन का सिंबल दिखाई दिया और उसके आधार पर हमने क्या किया, हमने उस सिंबल को यूज किया, उस सिंबल को पहचाना, उस सिंबल को पहचान कर उसका प्रयोग किया। तो फर्स्ट वाज द फिगरल, सेकंड वाज द सिंबल, थर्ड इज अ वर्बल, और जिसे हम सीमेटिक भी बोलते हैं। वर्बल यानी कि जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करके हम अपनी भाषाई योग्यता डेवलप करते हैं। इट मीन्स टू से जो थर्ड कंटेंट का पार्ट है वो है हमारा वर्बल। हमारी भाषा, हमारे विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हमारी जो भाषाई एबिलिटी, हमारी लैंग्वेज एबिलिटी है, दैट शुड बी वेरी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट बिहेवियरल, यानी कि ऐसा बुद्धि का एक कंटेंट जो हमारे व्यवहार से निकल कर आता है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने यह सामाजिक बुद्धि का, अगर व्यवहार की हम बात करते हैं तो हमने कहा था बुद्धि के 3 टाइप्स बताए थे। ध्यान है, कुछ जब हमने काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ा था उसमें वी डिस्क्राइब 3 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड दैट वाज गिवन बाय, किसी को याद है, थॉर्नडाइक। दैट वाज गिवन बाय थॉर्नडाइक। उन्होंने कहा था कि बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, आपका सोशल इंटेलिजेंस एंड मैकेनिकल इंटेलिजेंस, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस एंड मैकेनिकल इंटेलिजेंस। 3 इंटेलिजेंस होती हैं, और जिसमें जो सामाजिक बुद्धि है वो हमारे बिहेवियर से पता चलती है। इसके द्वारा हमारी जो ह्यूमन कम्युनिकेशन होता है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। हमारे व्यवहार से, हमारी भाषा से, हमारी बॉडी लैंग्वेज, ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस कंटेंट। तो ये थे हमारे 4 पार्ट्स कंटेंट के, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी थी फिगर, सेकंड हमने बात करी थी सिंबल, थर्ड हमने बात की थी वर्बल, और लास्ट वन इज द बिहेवियरल। ये थे हमारे कंटेंट पार्ट्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेशन। ऑपरेशन अर्थात व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली कोई भी मेंटल एक्टिविटी। मनुष्य जो भी कोई मेंटल एक्टिविटी करता है, जिसमें उसे अपने सोचने समझने का कार्य करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन।
इट इज़ ऑल्सो वी कैन कॉल्ड प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पर कोई कार्य हो रहा है. एंड ही डिवाइडेड, हु डिवाइडेड? गिलफर्ड डिवाइडेड इनटू 5 मेंटल एबिलिटीज़. इसमें इन्होंने 5 मेंटल एबिलिटीज़ को रखा. ऑपरेशन में 5 मेंटल एबिलिटीज़ कौन सी थी, इनको पहले लर्न करना पड़ेगा. देन उनको समझना पड़ेगा कि ये 5 एबिलिटी कौन सी थी. मैं बार बार कह रही हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आता है, चाहे आपका बीएड हो, चाहे सीटेट हो, यूपीटेट हो, आपका टीजीटी पीजीटी का हो, इवन देन कोई भी एग्ज़ाम हो, इवन देन नेट में भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. तो हम बात कर रहे थे ऑपरेशन की. तो इसमें इन्होंने 5 मानसिक योग्यताएं रखी. सबसे पहले हम बात करते हैं कॉग्निशन. कॉग्निशन अर्थात संज्ञान. इसमें प्रत्येक व्यक्ति वस्तु का स्मरण करता है, ठीक है, उन्हें दोहराता है और उन्हें पहचानने का प्रयास करता है. कॉग्निशन अर्थात जो उसे ज्ञान है, उस ज्ञान को वो रिपीट करने की कोशिश करता है, पहचानने की कोशिश करता है, उसको रिकॉल करने की कोशिश करता है. सेकेंड इज़ अ मेमोरी. मेमोरी अर्थात हमारी स्मृति. सीधी सी बात है, जो स्मृति है, जिसकी स्मृति जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी वो अपनी चीज़ों को उतनी ही आसानी से रिकॉल भी कर सकता है और आसानी से उनका प्रयोग कर सकता है. तो यहाँ पर इन्होंने कहा था, इसमें व्यक्ति अपने विगत अनुभवों के आधार पर उसको वर्तमान से संबंध स्थापित करता है. स्मृति क्या होती है? हमारा जो भी कुछ पास्ट हमारे संग हो चुका है उसको जब हम रिकॉल करते हैं, ठीक है, रिकॉल करके हम उसे अपनी प्रेजेंट लाइफ में वी यूज़ दैट, हम उससे कुछ लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ लर्न करने की कोशिश करते हैं. दैट इज कॉल्ड मेमोरी. नेक्स्ट थर्ड वन इज़ अ कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड फोर्थ इज़ अ डाइवर्जेंट थिंकिंग. इन दोनों शब्दों को हमें एक साथ समझना पड़ेगा, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग. कन्वर्जेंट थिंकिंग को हम बोल सकते हैं परंपरागत चिंतन और डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम बोल सकते हैं गैर परंपरागत चिंतन. अब ये बात समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग पर अपने आप में क्वेश्चन बनता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग पर अपने आप क्वेश्चन बनता है. आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि पहचानिए इनमें से कौन सी कन्वर्जेंट थिंकिंग है या कौन सी डाइवर्जेंट थिंकिंग है. तो कन्वर्जेंट थिंकिंग से हमारा मतलब है कि जब हम एक निश्चित दिशा में सोचते हैं, इट मीन्स हम बेस्ट आंसर देने की कोशिश करते हैं. इट मीन्स जब हमारे पास ऑप्शन होते हैं और वो हमारे जो ऑप्शन होते हैं वो लर्न किया हुआ क्वेश्चन हमारे सामने होता है और हमें उसे क्या करना, पहचानना होता है, रिकॉल करना होता है. हमारी जो मेमोरी होती है, हमारी जो लर्निंग पावर होती है, इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. और हम ये मान के चलते हैं कि जो व्यक्ति कन्वर्जेंट थिंकिंग रखता है, ही शुड बी वेरी इंटेलिजेंट. वह जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर जो बच्चा है, जैसे कन्वर्जेंट थिंकिंग का हम पता कैसे लगा सकते हैं, जैसे हमने सिंपल सा क्वेश्चन किया, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अवर कंट्री. छोटा सा बच्चा है, 1st क्लास का बच्चा है, उसने फटाफट से बता दिया क्योंकि उसे याद है, उसने फटाफट से रिकॉल किया और बता दिया इंडिया इज़ द नेम ऑफ अवर कंट्री. भारत हमारे देश का नाम है. इसी तरह से जब जो प्रश्न होता है हम विविधता लिए पूछते हैं, उसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग में यूज़ करते हैं. जब हम विभिन्न दिशाओं में सोचकर, विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी डिसीज़न पर पहुंचते हैं, किसी निर्णय पर पहुंचते हैं या अपने विचारों को नवीनता के साथ प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग. जो हमारे क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनके लिए हम कहते हैं वो डाइवर्जेंट थिंकिंग के होते हैं. जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं उनके लिए हम डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करते हैं और जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके लिए हम कन्वर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये प्रश्न कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग के ऊपर. डाइवर्जेंट थिंकिंग को और अच्छे तरह इस तरह से समझते हैं कि जो व्यक्ति, मान लीजिए आपको एक प्रश्न दिया गया, भारत की विशेषताओं का वर्णन कीजिए या भारत के विषय में कुछ लिखिए. इन दिस आंसर, इन दिस क्वेश्चन, एवरीवन try to represent his own view in a very interesting way. जब वो अपने अपने विचारों को अपने अपने ढंग से प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, उसमें नवीनता होती है, उसमें मौलिकता होती है, उसमें फ्लुएंसी होती है. इस तरह से हम ये कह सकते हैं जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला बच्चा होता है वो क्रिएटिव होता है क्योंकि उसमें वो कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करता है. बट इन द कन्वर्जेंट थिंकिंग वह टू द पॉइंट चलता है, ठीक है, जो कुछ उसे पता है उसी के हिसाब से वो कार्य
करता है। एंड लास्ट वन इज इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। हम ऑपरेशन में चल रहे थे जिसमें हमने कॉग्निशन किया है, मेमोरी किया है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, और एट लास्ट वी कम ऑन इवैल्यूएशन अर्थात मूल्यांकन। मूल्यांकन अर्थात मूल्य का अंकन। जो भी कुछ हमने संपूर्ण जानकारी ली है, जो भी कुछ हमें पता है, उसके आधार पर हम अंतिम निर्णय पर पहुंचते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन। हम एग्ज़ाम देते हैं, हमने पूरी साल पढ़ाई की, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद क्या हुआ, एग्ज़ाम का इवैल्यूएशन, हमारी कॉपी चेक हुई, और चेक होने के बाद हमें क्या पता, रिजल्ट मिला, जिससे हमें पता चला कि हमने इतनी मेहनत की थी। दैट इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन। इट मीन्स टू से जब हम अपना सारा कार्य कर लेते हैं, कार्य करने के बाद हमें उसके रिजल्ट के रूप में, निर्णय के रूप में हमें कुछ जो भी जानकारी प्राप्त होती है, दैट इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन। इट मीन्स अभी तक जो हमने किया वो कंटेंट किया है, ऑपरेशन किया है। कंटेंट के अंदर हमने 4 पार्ट्स किए और ऑपरेशन के अंदर हमने 5 पार्ट्स किए। ये बिल्कुल स्टार्टिंग की थ्योरी है, जबकि गिलफर्ड ने 1967 में हमारे सामने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट की थी। एंड लास्ट वन इज़ अ प्रोजेक्ट, जिसे हम ये भी कह सकते हैं जो भी हमारा आउटपुट निकल कर आता है। ठीक है, विषय वस्तु के साथ जब हमने संक्रिया की, जब भी हमने कोई भी मेंटल ऑपरेशन किया, तो हमारे पास क्या निकल कर आया, एक कंटेंट एक प्रोजेक्ट निकल कर आया, एक आउटपुट निकल कर आया। इस तरह से हमारे पास उत्पाद की प्राप्ति यानी कि प्रोजेक्ट की प्राप्ति हमें होती है। ही डिवाइड प्रोजेक्ट इनटू 6 पार्ट्स। हमें ध्यान रखना है, पहले में 4 पार्ट्स थे, सेकंड में 5 पार्ट्स थे, एंड लास्ट वन इज अ प्रोजेक्ट एंड इट हैज़ 6 पार्ट्स। इसके 6 भागों में इन्होंने रखा है इसको, और इसमें फर्स्ट पार्ट है इसका यूनिट। यूनिट अर्थात इकाई। इकाई से क्या मतलब है, इसमें दृश्य, श्रव्य और प्रतीकात्मक इकाइयों को समझना, व जो हमारा सेंसरी परसेप्शन है, यानी कि जो भी हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं, हम जो अपने सेंसेस के साथ, अपनी ज्ञानेंद्रियों के साथ जो भी कुछ हम देखते हैं, समझते हैं, उसे ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, दैट कम्स इन यूनिट। फिर से ध्यान दीजिए, इसमें दृश्य, श्रव्य और प्रतीकात्मक। दृश्य जिसे हमने देखा, हाँ, विजुअल, श्रव्य ऑडियो जिसे हमने सुना, प्रतीकात्मक जिसे हमने प्रतीक के रूप में, सिंबॉलिक रूप से हमने देखा और समझा। उन इकाइयों को साथ के साथ हमारी जो सेंसेस परसेप्शन होता है, हमारे सेंसेस के द्वारा, हमारी इंद्रियों के द्वारा जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उसको हम यूनिट्स के अंदर रखते हैं। सेकेंड इज अ क्लास और कैटेगरीज। क्लास अर्थात वर्गीकरण। इसमें इकाइयों को वर्गीकरण किया जाता है। जो भी हमारे पास जितने भी यूनिट्स होती हैं, हमने करी थी, उन यूनिट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनको कैटेगराइज किया जाता है। थर्ड वन इज अ रिलेशन। रिलेशन अर्थात हम संबंध स्थापित करते हैं। जो भी हमारे विभिन्न वस्तुओं के बीच में जो भी क्रियाएं हुई, उन सभी क्रियाओं में आपस में क्या संबंध स्थापित हुआ, कैसे संबंध स्थापित हुआ, उस रिलेशन को हम इसमें देखते हैं। नेक्स्ट इज अ सिस्टम। सिस्टम जब विभिन्न विचारों व समस्याओं को व्यवस्थित रूप देकर उनका समाधान किया जाता है एक सिस्टमैटिक वे से। हमने सबसे पहले क्या किया, यूनिट लिया, दृश्य श्रव्य माध्यम से हमने किसी चीज़ को समझा, उसके बाद हमने उसको क्लासिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन करके हमने उनका आपस में रिलेशन देखा, किसका क्या रिलेशन है, और एट लास्ट हमने क्या किया, उसे सिस्टमैटिक, जो भी हमारे विचार थे उन्हें सिस्टमैटिक रूप में रखकर उनका सॉल्यूशन प्राप्त करने की कोशिश की। दैट इज कॉल्ड सिस्टम्स। नेक्स्ट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात स्वरूप में परिवर्तन करना। जब हमने जो भी कुछ देखा उनमें संबंध हमें लगा कि नहीं, इसका हमें कुछ चेंज करना है, इट मीन्स हमने उनके पदार्थ में कुछ परिवर्तन किया। इसके बाद हमारा लास्ट जो आता है वो आता है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन से क्या मतलब है कि व्यक्ति में वस्तु, विचार तथा तथ्य को समझने की योग्यता है या नहीं। जो भी कुछ अभी तक हमने किया उसका वो सही ढंग से प्रयोग कर पा रहा है या नहीं, यह सब इसके अंतर्गत आता है। गिलफर्ड का विश्वास था कि यह सिद्धांत संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को नवीन रूप देगा। संपूर्ण यानी कि जो टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सभी बिल्कुल नवीन तरीके से, न्यू रूप में तैयार हो जाएगा। यद्यपि गिलफर्ड का यह सिद्धांत अपने आप में अभी पूर्ण नहीं है, क्योंकि गिलफर्ड कारक विश्लेषण अनुसंधान के आधार पर
वेक्टर एनालिसिस रिसर्च के आधार पर 80 कारकों के अस्तित्व को ही स्थापित करने में सफल हुए हैं। जब उन्होंने ये प्रयोग किया था तब तक वो सिर्फ 80 सेल्स पर ही 80 फैक्टर्स पर ही कार्य करने में सफल हो पाए थे, परंतु फिर भी बुद्धि के क्षेत्र में यह सिद्धांत नवीन कार्य करने हेतु नवीन मार्ग खोलेगा। कुल मिलाकर जब तक हम बुद्धि के विषय में सही ढंग से नहीं जान पाते तब तक इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में नए इन्वेंशन होते रहेंगे, नई खोज होती रहेंगी, जिसमें क्लिफर्ट का यह जो सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी, यह हमेशा हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा यह बताने के लिए प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, अपने सजेशन दीजिएगा और मेरे संग अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।